हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमें जानकारी लेना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे ऊर्जा के स्रोत के बारे में। ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा एनर्जी, अगर हम बात करें मानव जीवन के बारे में तो मानव जीवन को भी किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। और अगर हमें कोई काम करना होगा तभी किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की। मतलब एटलीस्ट हमें जो जिस चीज की जरूरत है वो है सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा, ठीक है। हम भोजन भी खाते हैं तो किसके लिए? ऊर्जा के लिए। जब हमारे शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, तभी हम कोई काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे किस तरह की ऊर्जा के बारे में। तो यहां पर हम बात करेंगे जो हमारे आवश्यकताओं में ऊर्जा आती है उसके बारे में। समझ में आ गया? हमारे दैनिक आवश्यकताओं में, जैसे अगर हम सुबह सुबह जगते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है, जो हमारे घरों में, जो कि हर सभी के घरों में बनता है, खाना, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाना को पकाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम ऊर्जा को जब सुबह सुबह हमको जिसकी जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है ईंधन की। किसकी? ईंधन की। और जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से भी क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्लियर है बात? समझ गए बात को? अब बात करते हैं, हम ईंधन लेते हैं तो ईंधन बहुत तरह के लोग होते हैं। जैसे हम गांव में रहते हैं और लोग शहर में भी रहते हैं। तो गांव वाले जो लोग होते हैं ईंधन के रूप में ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं? गोबर के बने उत्पादों का। जैसे गोबर के बने उत्पाद क्या होंगे? उपले, जैसे गोईठा हम लोग बोलते हैं। तो जो उपले होते हैं उनका प्रयोग हम लोग करते हैं। लकड़ी को जलाकर प्रयोग करते हैं, कोयले को जलाकर प्रयोग करते हैं। क्लियर है? खाना बनाने के लिए। और जो शहर में जो लोग रहते हैं वे लोग किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी का, मतलब गैस का प्रयोग करते हैं, है ना। समझ रहे ना बात को? तो अब बात करते हैं कि ईंधन कैसा होना चाहिए। ईंधन कैसा होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि ईंधन जिसको हम लोग एक नाम देंगे आदर्श ईंधन। कैसा ईंधन? आदर्श ईंधन, आइडियल ईंधन। आदर्श ईंधन कैसे होने चाहिए? तो आदर्श ईंधन कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा ईंधन जिसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, वो ईंधन क्या कहलाएगा? आदर्श ईंधन कहलाएगा। विशेषता कहने का मतलब, अब ये मत कहिए कि विशेषता कहने का मतलब हम गोईठा पे खाना बनाते हैं तो वो भी तो ईंधन है। हमें तो सिर्फ खाना बनाने से मतलब है, खाना बन गया ना, चाहे हम गैस पे बनाए चाहे हम गोईठा पे बनाए, बना तो ना। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब आप गोईठा पे खाना बनाते हो तो उसके साथ साथ कुछ उत्पाद बचते हैं। क्या बचते हैं? इसके उत्पाद बचते हैं, है ना। अभी जो हम लोग गोईठा जलाते हैं तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जैसे देखो, इसको हम लोग नॉर्मली एक समीकरण से समझ सकते हैं, केमिस्ट्री के एक रूल से। कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ में क्या निकलता है? CO2। और यहां पर हम समझ सकते हैं ऊष्मा के रूप में, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? गोईठा भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है। समझ गए बात को? और हम उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या बनता है? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसमें बनता है। अब रही बात कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह के ईंधन का प्रयोग करेंगे तो कम से कम निकलेगा, और साथ ही साथ यहां पर कुछ उत्पाद भी नहीं बचना चाहिए, कुछ उत्पाद भी नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर आता है सबसे आदर्श ईंधन जो आते हैं अभी के समय में, तो वो है कौन? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो क्यों हम इसे आदर्श मानते हैं? हम इसलिए इसे आदर्श मानते हैं क्योंकि जब हम इसे जलाते हैं तो इसका मान जो होता है, यानी जो ज्वाला निकलती है उसका मान जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। क्लियर है? दूसरा केस में होता है
कोई उत्पाद नहीं बचता। जैसे अगर आप चूल्हे में जब गोईठा जलाते हो तो खाना बन जाने के बाद आप गोबर उसमें से क्या राख निकालते हो ना, चूल्हे में से राख निकालते हो ना। जब हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जल जाती है पूरी तरीके से, तो हम उसमें से क्या निकालते हैं? कोयला निकालते हैं, राख निकालते हैं। अगर पूरी तरीके से जल जाए तो राख निकालते हैं हम लोग उसमें से। और क्या उसमें से निकलता है? जब खाना बनने के क्रम में उसमें से सबसे अधिक क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना बात को? तो ये चीजें जिसमें नहीं निकलती है, जैसे उत्पाद कुछ नहीं बचे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले, ठीक है, तो वो ईंधन कैसा कहलाएगा? आदर्श ईंधन कहलाएगा। तो नाम लेते हैं आदर्श ईंधन कौन कौन सी होनी चाहिए? तो जो जलने पर अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श ईंधन। तो आपने भी देखा होगा कि आप जो है मतलब इतना सारा जब आप गोईठा जला दीजिएगा तब जाकर के आपका एक खाना बनेगा। और जबकि गैस के बारे में जब हम बात करते हैं तो गैस 1 किलो अगर गैस ले लीजिएगा तो 2 दिन 3 दिन उस पर खाना बना लीजिएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो गैस क्या होता है? वो बहुत ही कम मात्रा में जो है गैस का खर्च होता है और अधिक से अधिक मात्रा में क्या देता है? वो ऊष्मा देता है, नीली रोशनी के साथ जलता है ना। दूसरा क्या होता है? जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब आसानी से उपलब्ध होने का मतलब ये हुआ, तुम कहोगे गोईठा तो सर आसानी से उपलब्ध हो जाता है हमारे गांव में, देहातों में, ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा जब मौसम खराब कर दे, बरसात का दिन कर दे, तो वो गोईठा जलाने में भी बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि वो क्या होता है? पूरी तरीके से आधे आधे भीग जैसा जाता है ना। अगला क्या कहता है? जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करे उसे हम आदर्श ईंधन कहेंगे। समझ में आ गया? जो अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करे। नेक्स्ट कह रहा है जिसका भंडारण और परिवहन भी आसान होना चाहिए। इसी को आसान बनाने के लिए सरकार जो है सिलेंडरों में भर भर कर घर में सप्लाई करती है, एलपीजी को ना। और अब क्या कर रहा है? इससे भी ज्यादा आसानी करने के लिए क्या कर रहा है सरकार? जो आपके गांव है, जो आपके शहर है, आपके शहर में डायरेक्ट पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। तो मेन लाइन एक आएगा पाइप, जिस तरह से लाइन आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, पोल पे लाइन आता है ना, आप वहां से तार टांग करके अपने यहाँ एक पतला तार लेकर के आते हो, ठीक उसी प्रकार से एक मोटी सी पाइप की लाइन आएगी आपके गांव में और वहां से आपके घरों में भी एक एलपीजी का कनेक्शन आपके घर में आएगा। समझ में आ गया बात को? उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड है, जितना मर्जी करे उतना आप गैस जला सकते हो, ठीक है। फर्क ये पड़ रहा है कि जितना आप खर्च करोगे महीने में उसके अनुसार आपको उसका बिल देना पड़ेगा। समझ में आ गया? आप जितना ज्यादा खर्च करो तो एक झंझट इसका ये खत्म हो जाएगा कि आपको जो है परिवहन का खर्चा कम देना पड़ेगा। क्योंकि सिलेंडर वाले क्या करते हैं? 1000 रुपए का सिलेंडर देते हैं तो 50 रुपया डिलीवरी चार्ज देते हैं कि नहीं लेते हैं? वहां से लाए तो 50 रुपया हमको एक्स्ट्रा दीजिए, डिलीवरी का चार्ज आपका बच जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि गैस के खत्म होने का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि गैस कभी खत्म होगा ही नहीं। आपके यहाँ पाइप सीधे बिछा दिया गया, पाइपलाइन आपके सीधे गैस के चूल्हे में लगा दिया जाएगा। आप जितना यूज करना है उतना यूज कीजिए, जितना खर्च करना है खर्च कीजिए, बचाना है बचाइए। समझ गए बात को? तो परिवहन जिसका आसान हो, भंडारण भी आसान हो। अब गोईठा को भंडारित करोगे तो पूरा का पूरा एगो घर भंडारित करना पड़ेगा। गोईठा वाला घर हम लोग तो बोलते ही हैं देहात में, गोईठा वाला घर है कि नहीं? हम लोग बनाइए देते हैं गोईठा वाला घर, ठीक है। आगे बात करते हैं जिसके दहन की दर मध्यम यानी मॉडरेट हो, ठीक है। मतलब जो जलने के माध्यम, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने की बात हो रही है, जिसमें सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए, जिसके जलने पर विषैला उत्पाद पैदा ना हो। एलपीजी को जलाने के बाद में आपका घर जो है, घर में कभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता नहीं है, बहुत ही न के बराबर अल्प मात्रा में निकलता है, बहुत ही अल्प मात्रा में न के बराबर निकलता है, ठीक है। बात करते हैं कि यह ईंधन का अच्छा स्रोत वही होगा जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य करने की विशाल मात्रा देगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप थोड़ी सी मात्रा जलाइए और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलनी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं प्रति इकाई। जो सुलभ हो, आसानी से मिले, जिसका भंडारण परिवहन आसानी से किया जाए, और सबसे जरूरी बात जो सस्ता हो, जो कि इस सरकार में तो संभव नहीं है सस्ता होने के लिए, ठीक है। तो ये रहे बात आपको एक आदर्श ईंधन के बारे में। तो आदर्श ईंधन से संबंधित आप लोगों को किसी तरह का कोई सवाल? आदर्श ईंधन समझ गए? ठीक है। अब आगे हाँ बोलिए। सीएनजी का प्रयोग करेंगे तो हम तो कार और गाड़ियों में करेंगे ना, खाना बनाने में थोड़े करेंगे, है ना। हाँ, नेचुरल गैस है ना वो। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड क्या आता है? लेकिन उसको इतना अधिक कंप्रेसित किया जाता है ना, उसको इतना अधिक प्रेसित किया जाता है, उसको इतना अधिक प्रेशर के साथ उसमें पैक किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है,
कि वो लिक्विड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है, अब नहीं, मैंने बोला लिक्विड रहता है वो, ठीक है, और उसको इतना अधिक कंप्रेसिट किया जाता, सॉरी गैस रहता है वो, उसको इतना अधिक प्रेसिट किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में भर जाता है और उसे हम लोग गैसों के सिलेंडर में भरते हैं, और जब उसे हम गैस का नॉब को खोलते हैं तो वही लिक्विड जब हाई प्रेशर से बाहर निकलता है तो फिर से वो क्या बन जाता है, गैस बन करके बाहर आता है। ठीक है, उसको लिक्विड के रूप में भरा जाता है। बात करते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे जो गोईठा के बारे में, वही है परंपरागत। परंपरागत किसे कहते हैं, परंपरा भाई परंपरा जो चलती आ रही है। ठीक है, हमारे पूर्वज जो है वे लोग गोईठा पे खाना बनाते आ रहा था, लकड़ी पे खाना बनाते आ रहा था, क्योंकि वे लोगों से पूछोगे आप एलपीजी के बारे में जानते हो, आप एलपीजी पे खाना बनाए हो, तो जो बूढ़ा लोग होगा, दादा दादी लोग जो होगा, बहुते बूढ़ा लोग जो होगा, उन लोगों से पूछोगे तो वो बोलेगा कि नहीं, हम लोगों ने आज तक से इस पे खाना नहीं बनाया है ना। ये अभी के जनरेशन जो है, अभी के जनरेशन इसका यूज करता है। ठीक है, तो बात करते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म किसे कहेंगे, कौन बताएगा? जीवाश्म, नाम में ही सब बातें छिपी हुई है ना, जीवों के अवशेष ना, जीवों के अवशेष होने चाहिए जीवाश्म ईंधन के अंदर में। अब बात करते हैं ऊर्जा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को कितने भागों में डिनोट किया गया है? 2 भागों में। एक को क्या कहेंगे और एक को क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। कौन बताएगा कि नवीकरणीय अनवीकरणीय में अंतर क्या है? बहुत बढ़िया। नवीकरणीय का मतलब होता है रोज रोज नया नया मिलेगा, रोज रोज नया नया मिलेगा, कभी खर्च नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, और ये जो होता है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। स्टॉक जो रखे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, और ये नवीकरणीय में क्या होते हैं? डेली आपको यूज करने को मिलेगा। जैसे नवीकरणीय के अनवीकरणीय के अंदर में क्या क्या मिलेगा हमें? पेट्रोल, कोयला, डीजल और एलपीजी कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जबकि नवीकरणीय की जब बात की जाएगी तो कौन कौन से आएंगे? सबसे जरूरी पहली बात क्या है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके साथ में क्या क्या होता है? जल ऊर्जा। ठीक है, और भी कौन कौन से होते हैं? एक और नाम आएगा आपको जो कि आप ही के चैप्टर में पढ़ना है, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है एक और। ठीक है, सौर ऊर्जा के अंतर्गत में आएंगे कौन कौन? सोलर कुकर आएंगे, ठीक है, सौर सेल आएंगे, एक और नाम आएगा ज्वारीय ऊर्जा। कौन आएगा? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ज्वार भाटा। उसके बाद में आएगा तरंग ऊर्जा। कौन सा? तरंग ऊर्जा। ठीक है, और एक और नाम आएगा भू उष्मीय ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, और ये जो इधर वाले जो है, ये जो है अनवीकरणीय में एक और नाम आएगा, इसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा भी हम इसे अनवीकरणीय के स्रोत में ही रखेंगे, नवीकरणीय के स्रोत में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसकी भी मात्रा क्या है? सीमित है, अल्प है, थोड़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसे बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग नवीकरणीय के अंतर्गत में आता है कौन सा? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा कहता है, और उसके बाद में आता है पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के बारे में, हम सौर ऊर्जा से कौन कौन सी चीजें काम कर सकते हैं? सौर ऊर्जा से हम लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं? तो सबसे जरूरी बात क्या होता है? हम एक जो स्ट्रीट लाइट जो लगाए गए होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सोलर प्लेट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सोलर प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर प्लेट के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। और किस चीज में यूज कर सकते हैं? खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोलर कुकर का प्रयोग करेंगे। किसका? सोलर कुकर का। क्लियर है? और तीसरा क्या होता है? सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मली सोलर प्लेट से भी हम लोग ऊर्जा क्या उत्पन्न कर सकते हैं? हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं सोलर प्लेट से? क्या हमें मिलती है अंत में? नहीं,
हमें मिलेगी बिजली। क्या मिलेगी? बिजली। लेकिन सोलर कुकर में हमें कोई बिजली मिलती नहीं है, सिर्फ हम उसके उष्मा का उपयोग करते हैं। और जो सौर ऊर्जा होता है उसका प्रयोग करते हैं जो बड़े से लेंस होते हैं, उत्तल के जो लेंस होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है सौर ताप भट्टी में। समझ में आ गया? सौर ताप की भट्टी में प्रयोग किया जाता है, भट्टी आग लगाने वाले जगह में। ठीक है, सूरज की उष्मा को, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो उत्तल लेंस होते हैं हम उसे किस नाम से जानते हैं? अभिसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश के सारे किरणों को वो एक जगह पे अभिसरित कर देता है, एक जगह पे फोकसित कर देता है ना। तो बड़ा सा लेंस लगा करके, ठीक है, सूरज का प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ता है तो उस बड़े से लेंस से होकर के एक पतली किरण निकलती है। जैसे हम लोग नहीं देखते हैं छोटी को बच्चा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो मिलता है इतने लेंस, हम लोग उसको लेकर कागज जलाते हैं, नहीं थोड़ी देर रखते हैं तो कागज जलने लगता है। कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? देखा है ना। तो एक छोटी सी लेंस से हम लोग छोटा सा कागज जला सकते हैं, और सोचो बड़ा सा अगर लेंस लगाया गया होगा तब क्या होगा? तो उसका प्रयोग हम लोग करते हैं सौर भट्टियों में। समझ में आ गया ना, इस चीज का प्रयोग करते हैं। और सोलर कुकर में हमें क्या जरूरत क्या मिलती है? उष्मा की जरूरत पड़ती है। और सौर ताप भट्टी में भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उष्मा की ही जरूरत पड़ती है। क्लियर है? ये थे आपके सौर ऊर्जा से संबंधित। आपने देखा होगा सोलर प्लेट का प्रयोग। तो अब बात करते हैं सोलर प्लेट जो बने गए होते हैं, सोलर प्लेट के कुछ गुण के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो सोलर प्लेट जो बनाए गए होते हैं वो सिलिकॉन के बनाए गए होते हैं। किसके? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्ध धातु है, ठीक है, और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, और शुद्ध सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और इसकी चालकता जो होती है, ऐसे पदार्थों की जो चालकता होती है वो चालन की क्षमता यानी चालकों की तुलना में कम होती है। ठीक है, और कह रहा है कि जब उसमें कुछ अल्प मात्रा में, कुछ पदार्थों की अल्प मात्रा में मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता बहुत ही हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि सोलर प्लेट में किस धातु का प्रयोग किया गया होता है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग? सिलिकॉन नाम देंगे। बात करते हैं कि अगर एक सेल, जैसे जो सोलर प्लेट को अगर आपने सही तरीके से देखिएगा, जब सोलर प्लेट को सही तरीके से देखिएगा तो उसे खंड बाई खंड में बांटा गया होता है। एक डिजाइन दिखाई देगा आपको, वहां पर डिजाइन बना हुआ दिखाई देगा। तो डिजाइन में क्या होता है? छोटे छोटे सेल बने होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग बैटरी बनाते हैं, तो बैटरी सेल बनाते हैं, तो सेल कैसे बनाते हैं? एक बड़ा लाइन, एक छोटा सा लाइन, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है? निगेटिव। तो हम लोग इसे एक सेल कहेंगे ना। और जब हम इसी सेल में जोड़ते चले जाए, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा ना, समझ रहे हो ना बात को? एक बड़ा एक छोटा। तो इस तरीके से सेलों का जो समूह हो जाता है, तो सेलों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी। बहुत सारे सेलों को जब कंबाइन कर देते हैं हम उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो समझेंगे, तो जो आपका जो सोलर प्लेट जो बनाए गए होते हैं, सोलर प्लेट में जो होते हैं ना, कई खंडों में बटे हुए होते हैं ना। ये अलग अलग डिजाइन का सोलर प्लेट आपको देखने को मिलेगा। तो कई खंडों में बटे होते हैं। हम गोल गोल इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो चरखुट भी बनाया गया होता है। तो सोलर प्लेट को अगर आप गहन अध्ययन करोगे तो आपको उसमें डिजाइन कुछ बना हुआ मिलेगा ना। वो डिजाइन जो होता है ना, वही वास्तव में सिलिकॉन होते हैं। तो एक सेल जो होते हैं, जो नॉर्मली जो एक सेल होते हैं वो कितना वोल्ट निकालते हैं? 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट तक निकालते हैं। ठीक है, और कितना वाट विद्युत उत्पन्न करते हैं? तो 0.7 वाट का। तो अगर जब एक निकाल रहा है 0.5 से 1 वोल्ट के रूप में अगर निकाल रहा है, और इस तरह का से अगर 100 लगे हुए होंगे तो कितना हो जाएगा? 0.7 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, जितनी वाट की ऊर्जा निकल जाए। ठीक है, तो एक सेल हो गया। तो अब क्या होता है? इन सेलों को, जो सेल जो एक एक सेल होते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए जो होते हैं, इनको कनेक्ट जो किया जाता है, इनको कनेक्ट करने के लिए चांदी का प्रयोग भी किया जाता है ना। इसका कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चांदी का कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये जो होता है सौर सेल का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही महंगा मिलता है। समझ में आ गया? इसका डिसएडवांटेज ही हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा महंगा ये मिलता है। ठीक है, 10,000 का तो एगो छोटा सा प्लेट मिलता है। ठीक है, और वैसे वैसे जब आप 10 प्लेट लगाओगे तब जाकर के आपके घर का टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर जो है मजे से चलेगा। नहीं तो एक प्लेट लगाओगे तो आप नॉर्मल जो है छोटी को बैटरी चार्ज कर सकते हो और चला सकते हो। समझ गए ना बात को? और 10 लगा दोगे कम से कम उसके जैसा, तो आप मजे से अपने घर का सारा काम कर सकते हो। ठीक है, फ्रिज, कूलर से लेकर के AC तक भी अब चलने लगा है सोलर प्लेट से। समझ गए? समरसेबल भी चलने लगा है
सोलर प्लेट से। समझ गया ना बात को? प्लेटों की संख्या आपको हाई करनी पड़ेगी, तो दाम भी आपका ज्यादा लग जाएगा, 1 लाख से जब भी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। सौर सेल के लाभ हम समझ लेते हैं। सौर सेल की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें कोई चल पार्ट नहीं होते हैं। चल पार्ट का मतलब होता है मूविंग एलिमेंट नहीं होते हैं इसमें। बात करते हैं जब पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा में पवन चक्की क्या करता है? घूमते रहता है, घूमता है ना। अगर बात करते हैं हम जल विद्युत की बात करते हैं, तो जल विद्युत में पानी क्या होता है? बहता है ना, तब जाकर के हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन सोलर प्लेट क्या होते हैं? एक जगह जहां स्थिर कर दिए वो स्थिर ही रह जाते हैं, मतलब उसमें चल पार्ट नहीं होते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? इसके रख रखाव की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। देखा होगा आप लोगों ने, रख रखाव के नाम पे याद आ गया, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी रोड पे जो लगाए गए होते हैं सोलर प्लेट, क्या कोई ऐसा है जो सीढ़ी लगा करके सोलर प्लेट के ऊपर को साफ करता होगा सर्फ लगा करके? कोई नहीं करता होगा। एक बार लग गया तो काम खत्म, अब वो छोड़ जाओ, उसको 10 साल के लिए भूल जाओ। ठीक है ना, 10 साल तक आपको कुछ नहीं करेगा। चुपचाप बारिश आए, आंधी है, तूफान है, ओलावृष्टि कुछ भी गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो रख रखाव की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। तीसरा क्या होता है? ऐसे क्षेत्रों जो बहुत ही दुर्लभ जगह होते हैं, जहां पर जाना मुश्किल होता है, जहां पर सरकार इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकती है, वहां पर जो है वो क्या कर सकती है? सौर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सौर प्लेट का प्रयोग कर सकते हो आप लोग। और लास्ट में क्या कर रहा है? ठीक है, और इसी सौर सेल का प्रयोग करके जो है हमारे आज जो हम लोग टीवी पंखा जो हम लोग जो टीवी देख पाते हैं, जो मोबाइल चला पाते हैं, यानी जो कि हम सैटेलाइट का प्रयोग कर पाते हैं, सैटेलाइट का यूज कर पाते हैं। ठीक है, वो सैटेलाइट में भी किसके द्वारा ऊर्जा मिलती रहती है? तो सोलर प्लेट के द्वारा ही। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि जो भी अंतरिक्ष में उपग्रह जो घूमते रहते हैं, उनके पैनल बने हुए होते हैं, पैनल निकले हुए होते हैं ना, पंछी की तरह पैनल निकले हुए होते हैं उसके। वो पैनल वास्तव में क्या होते हैं? सोलर प्लेट के पैनल होते हैं। ठीक है, जब सूरज का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो उससे क्या मिलता है? ऊर्जा निकलती है, और उसी ऊर्जा से उसके वो जो है बैटरी चार्ज करते हैं, और उसमें जो जिस तरह के सौर उपग्रह लगाए गए होते हैं उनका वो सारा फंक्शन काम करता है। समझ में आ गया बात को? यानी उपग्रहों को चलाने के लिए भी किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग? सौर प्लेट का। नहीं तो कौन ऐसा बेवकूफ भरा पड़ा है कि भाई वहां से सौर, एक बार यहाँ से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह को, फिर उसका बैटरी डिस्चार्ज होगा तो फिर उसको नीचे लाया जाएगा, फिर चार्ज किया जाएगा, फिर भेजा जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, तो पॉसिबल नहीं ना है। तो इससे अच्छा है कि वहीं पे भेज दिया गया, और भेज दिया, उसके पंख जो है खुले हुए होते हैं, सूरज का प्रकाश पड़ता है, वो चार्ज होता है, दिन भर चलता है, रात भर चलता है, फिर सुबह होगा, सूरज उगेगा, फिर चार्ज होता है। मतलब कभी खत्म नहीं होता है। खत्म होने के लिए क्या है? जितने साल का उम्र उसका बना करके भेजा गया है उतने साल तक वो चलेगा। उससे पहले खत्म कब होगा? जब कोई एस्टेरॉयड आकर उसे टकरा जाएगा, है ना, या कोई पत्थर आकर टकरा जाएगा। तो सोलर प्लेट का हम लोगों ने इतना चीज पढ़ा। सोलर प्लेट के कौन कौन से फायदे होते हैं हम लोगों ने पढ़ा, और हानि के बारे में अगर हम पढ़ेंगे कि सोलर प्लेट की हानि क्या होती है, तो सोलर प्लेट की सबसे बड़ी हानि ये होती है कि ये बहुत बहुत महंगा होता है, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया ना? इससे कोई हानि नहीं होता है। अब ये मत सोच रहे ना कि सूरज का प्रकाश पड़ रहा है तो सारा सूरज का प्रकाश जो है ना वो सोलर प्लेट में लगा तो हमको क्या मिलेगा? विटामिन डी की कमी हो जाएगी। नहीं नहीं, हमारे शरीर में विटामिन डी की कभी कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, सोलर प्लेट अपना ये यूज करता है। सोलर कुकर क्या होते हैं? सोलर कुकर क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो सौर सेल में जो हमको मैट्रिक एग्जाम से संबंधित कौन कौन सी बातें सुनने को मिली कि सोलर प्लेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो सोलर प्लेट कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करेगा? बस सौर ऊर्जा को यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है बात? सौर सेल सोलर प्लेट का काम क्या होगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बात करेंगे अब इसके बारे में। और सोलर प्लेट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। और उनके कनेक्टरों को जोड़ने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके एक सेल कितना वाट की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? 0.7 वाट की ऊर्जा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? लाभ समझ लिए हम अच्छे तरीके से। क्या इसके लाभ होते हैं? चल पाट नहीं होते हैं, दूर पारगम्य जगहों पे हम उसे लगा सकते हैं, पहाड़ी इलाकों पे लगा सकते हैं। ठीक है, रख रखाव की जरूरत बहुत ही कम होती है। और क्या होता है? और इसके हानि की जब बात करेंगे तो हानि सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही है, बहुत महंगा मिलता है। बस आप बात करते हैं सोलर कुकर के बारे में।
तो सोलर कुकर में क्या होता है, एक बॉक्स नुमा बनाया जाता है जिसकी परतें जो है, दीवार की जो परतें जो होती है वो ब्लैक कलर की परतें चढ़ाई जाती है। कौन मुझे बताएगा ब्लैक कलर की परतें क्यों चढ़ाई जाती है? ब्लैक कलर ऊष्मा को अवशोषित करता है। समझ में आ गया? यही कारण है कि ठंडे के दिनों में हम लोग कोट जो पहनते हैं और ज्यादातर जो कोट बनाए जाते हैं वो ब्लैक कलर के बनाए जाते हैं। आप बेशक डिजाइन वाला खरीद लो अलग बात है, लेकिन ब्लैक कलर का कोट एक समझदार स्टूडेंट, एक समझदार व्यक्ति जब जाएगा वो मार्केट में खरीदने के लिए, तो वो हमेशा चूज करेगा, हमेशा प्रेफरेंस देगा ब्लैक कलर को, क्योंकि उसको पढ़ाई किया हुआ है, उसको पता है कि ब्लैक कलर ही एक ऐसा कलर होता है जो सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। सारे रंग मतलब सूरज का प्रकाश, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, प्रिज्म में हम लोग पढ़े हैं ना, वो सभी रंगों को अपने में अवशोषित कर लेता है, कोई भी रंग छोड़ता नहीं है। क्लियर है बात? तो इसीलिए जब कहीं भी आप जाओगे तो ब्लैक कलर का ही कोट पर ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। और अगर बात करेंगे गर्मी के दिनों में तो आप कौन सा ड्रेस पहनने में ज्यादा? सफेद कलर का ड्रेस। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो सोलर कुकर के जो अंदर की जो परतें होती है वो क्या होती है? ब्लैक कलर की बनाई जाती है। और एक जो होता है इसकी, जो इसका ढक्कन होता है, इसकी जो ढक्कन होती है, इस पे अवतल दर्पण लगाए जाते हैं। कौन से दर्पण लगाए जाएंगे? अवतल दर्पण लगाए जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत ही विरोधाभासी है कि कहीं कहीं पर जो समतल दर्पण दिया हुआ है और कहीं कहीं पर जो है इसमें अवतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका जो ये बॉक्स बनाया गया है इसमें अवतल ही, इसमें जो है समतल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें जो है एक समतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं कहीं पर आपको अवतल दर्पण भी दिखाऊंगा, आपके इसी बुक में ही अवतल दर्पण भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल यहाँ पर समतल दिया है तो हम इसे समझ लेंगे कौन सा दर्पण? समतल दर्पण को समझेंगे। तो होता क्या है और बता रहे हैं इसमें दर्पण क्यों लगाए जाते हैं। होता क्या है, जब यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य जो है, समझना, सूर्य जो है जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा तो इसके अंदर जो है, जो आप प्लेट रखे हुए हो खाना बनाने के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए जो आप रखे हो, बर्तन रखे हो, दाल रखे हो एक में और एक में चावल रखे हुए हो पकाने के लिए, तो आपने इसमें दाल और चावल को रख दिया अंदर में पैक करके। इसकी दीवारें काली होती है और जब सूरज का प्रकाश पड़ता है इसके ऊपर में, तो जब ये ब्लैक कलर में पड़ता है तो ऊष्मा का मान बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और इसके अंदर का जो ये रखा हुआ भोजन होता है वो गर्मी की वजह से क्या होने लगता है? खाना जो है पकने लगता है। अभी इसको लगाने के पीछे कारण ये होता है कि जब हम यहाँ पर सूरज की प्रकाश की किरणें आएगी तो कुछ ये भी किरणें क्या करेगा? परावर्तित करेगा। परावर्तित करती है ना प्रकाश की किरणें, दर्पण परावर्तित करती है ना, तो और अधिक मात्रा में ऊष्मा को परावर्तित किया जाएगा, ठीक है। और अधिक ऊष्मा को परावर्तित किया जाएगा तो इसकी सतह जो होती है और अधिक गर्म हो जाती है और खाना बहुत ही जल्दी पकता है। समझ गए बात को ना? तो सोलर कुकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खाना को पकाने के लिए। समझ में आ गया? और एक आता है सोलर हीटर भी आता है, आपने नाम सुना है कभी उसका? सोलर हीटर, ये छत पर लगाए जाते हैं सोलर हीटर, और पानी के टंकी का कनेक्शन किया जाता है। और होता क्या है, सोलर प्लेट की जैसा ही एक बड़ा सा सोलर हीटर होता है और इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ धातु के बनाए गए होते हैं और इसमें पतली पाइप जो है, एक इनलेट का पाइप होता है, एक आउटलेट का पाइप होता है, एक बाहर निकलने वाला पाइप होता है और एक टंकी का पाइप जो होता है, टंकी से जो पाइप निकल करके आता है वो इसमें आकर लगेगा। समझ गए बात को? और जो पाइप जो होती है वो पतली पतली जो पाइपें होती है इस तरीके से बनी हुई होती है। समझ गए बात को? मतलब चारों तरफ फैला हुआ होता है, पतली पतली पाइपें जो होती है ना फैली हुई होती है, ठीक है। और होता क्या है कि जब इससे पानी का जब सप्लाई जाता है, इसके अंदर में पानी जब जाएगा, इसके अंदर से होकर के पानी जब जाएगा तो यहाँ पर जैसे ही इतने जगह पे पहुंचेगा, जब सूरज का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा तो इतनी पतली पतली पाइपें बहुत अधिक बिछी हुई होती है कि गर्म हो जाता है ना। और गर्म हो जाता है तो ये जो कनेक्शन है इससे आउटलेट से जो पानी निकलता है वो गर्म पानी निकलता है, जिसे आप अपना प्रयोग कर सकते हो नहाने के लिए ठंडे के दिनों में। समझ में आ गया ना? ठंडे के दिनों में हम इसका प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। इसमें कोई हमने गर्मी का, कहीं हमने कोई गैस जलाया उसको गर्म करने के, कोई हीटर जलाया नहीं, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको धूप में रख दिया और इसका कनेक्शन कर दिया पानी की टंकी से, और ये सब जो है पानी को गर्म करता है और गर्म पानी को इधर से बाहर निकालता है। समझ गए बात को कि नहीं समझे बात को? ठीक है। और इसमें जो है ना कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण क्यों लगाए जाते हैं? विशेष कोण पर इसलिए दर्पण लगाए जाते हैं ताकि जब सूरज का प्रकाश इसके ऊपर पड़े तो टकरा करके ये आए और इसकी सतहों को और अधिक हीट करे और इसे गर्म करे और खाना को आसानी से पका दे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं सोलर कुकर के बारे में, कौन कौन से लाभ होते हैं। बात कर रहा है, पहले लिखा हुआ है कि
सूरज के प्रकाश में रखने पर 2 से 3 घंटों के अंदर कुकर के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और खाना पकाने के लिए तो हमको कितना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी को खौलाने के लिए कितना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आप आसानी से खाना बना सकते हो। तो इसका प्रयोग हम लोग जनरली कैसे क्षेत्रों में कर सकते हैं? रेगिस्तानी इलाकों में, जहां पर धूप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आता है। पहले लाभ समझ लेते हैं, इसके लाभ क्या क्या होंगे। सोलर कुकर बहुत ही सस्ता होता है। सबसे जरूरी बात क्या है? सोलर कुकर बहुत ही सस्ता होता है, आप इसे अपने घर पर भी बना सकते हो। दूसरा क्या है? अनेक बर्तनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के साथ एक साथ रख सकते हैं और वो एक साथ पकाए जा सकते हैं। समझे ना? भात बना सकते हो, दाल भी बना सकते हो एक साथ दोनों में। कढ़ी भी बनाना होगा तो कढ़ी का भी बर्तन रख दो, वो भी पक जाएगा उसी में। ठीक है, बात करते हैं अगला। ये सूरज के प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। और सबसे जरूरी बात है, इसमें कोई ईंधन नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं लगता है। ना एलपीजी का खर्च लगता है, ना गैस का खर्च करेगा, ना आपको गोईठा का खर्च लगेगा, ना लकड़ी का खर्च लगेगा, किसी चीज का खर्च नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये धुआं बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करते। समझ में आ गया? अब ये थे इनके लाभ। अब है इनके हानियां कौन कौन सी होती है। इनका हानि सिर्फ ये है कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं, रात का खाना नहीं मिलेगा। सुबह का खाना ले सकते हो, रात का खाना आपको नसीब नहीं होगा। आप कहोगे हम 8 बजे रात को खाते हैं, तो अब 8 बजे रात को सूरज भगवान आपके लिए स्पेशल बाहर निकलने वाले नहीं है। ठीक है, तो रात को खाना आपको मिलेगा नहीं, खाली पेट सोना पड़ेगा। तो हाँ, गैस चूल्हा रख लेते हैं अल्टरनेट व्यवस्था के लिए। दूसरा क्या है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में ही इसका मुख्य रूप से उपयोग कर सकते हैं, ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में नहीं, क्योंकि ठंडे इलाकों में 1 घंटे 2 घंटे के लिए सूरज निकलेगा। 1 घंटा 2 घंटे में थोड़े खाना बन जाएगा। आधा खाना बनेगा, तो सूरज गायब हो गया, तुम्हारा पता चला है कि भाते आधा रह गया। कुचरा भात खाएगा, पेट गड़ने लगेगा, फिर दिन भर लैट्रिन का दौरा चक्कर लगाते रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जाड़े वाले दिन और बादल वाले दिन में तो आप बिल्कुल भी इसका यूज नहीं कर सकते हो। मन किया है खाना खाने का, आपके घर में सिर्फ कहीं है, सोलर कुकर ही है, आप चलो इसको खाना बनाते हैं, पता चला कि सुबह रही से बारिश हो रहा है, तो उस दिन जो है आप पूरी तरीके से भूखे रह जाओगे। ठीक है, अगर उसके चक्कर में रहोगे तो। और सबसे जरूरी बात है, इसमें तलने वाली चीजें नहीं बनाई जाती है, नहीं छानने वाली चीजें। और क्या बोलते हैं इसे, भुंजिया नहीं बनाते हम लोग, चला करके जो चलाया जाता है, हम इस तरह की चीजें नहीं। अब बंद ढक्कन वाले खाना बना सकते हो। ठीक है, जैसे दाल बन गया, जिसको अंदर में खोल कर खत्म हो जाए, बन जाए। जैसे हम लोग कुकर में जब दाल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कुछ करते हैं, जितना करना है जब शुरू में ही करना है, करके पैक करके हम लोग रख देते हैं उसको, यही ना करते हैं। भुंजिया थोड़े है कि बार बार चला रहे हैं, सब्जी थोड़े है कि बार बार चला रहे हैं, कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये रहे इसके लाभ और ये रहे इसकी हानियां। क्या इससे संबंधित किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं। तो चलिए आज के लिए सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।